हेलो एवरीबॉडी, वंस अगेन वेलकम बैक टू हेल गार्डन। ये है बीडीटीएच नोवेल का एपिसोड नंबर 316 और इसमें फाइनली जियान को 2D क्लास में ब्रेक थ्रू करने का रास्ता मिलने वाला है। सो चाहे कुछ भी हो जाए, इसे बिल्कुल एंड तक देखना। चलो फटाफट से कर लेते हैं पिछले एपिसोड का रिकैप। जैसे पिछले पार्ट की शुरुआत होती है, हंटियांडी जिसने उस डीटर की एम्ब्रोनिक पिल को निकल लिया होता है, वो एंशिएंट गॉड मैंशन की स्पेस में एक टीयर बनाता है, मतलब स्पेस को चीर देता है। फिर उसने हनकान के एक्सपर्ट्स को उस स्पेशल होल में डाल दिया था। ऐसे सीन को देखी गुयुआन और ज़ुकुन तुरंत ही एक्शन लेते हैं, लेकिन एम्ब्रोनिक डीटर की मेडिसिन पिल को कंज्यूम करने की वजह से इस समय हंटियांडी की स्ट्रेंथ इतनी खतरनाक हो गई होती है कि दोनों मिलकर भी उसे रोक नहीं पाते। अंत में जाके वो यहाँ से एस्केप करने में सफल रहता है। अभी अलायंस के बीच में बहुत ही खराब माहौल था। गुयुआन, जियान और बाकियों के चेहरे एकदम ग्लूमी होते हैं। कोई और विकल्प न होने की वजह से ये सभी वापस से हेडक्वार्टर्स लौटते हैं। गुयुआन अपनी टोली को लेकर जाते हैं उस जगह पे जहाँ पे हनरियल्म एग्जिस्ट करता था, लेकिन इस समय वहाँ पे कुछ भी मौजूद नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे हनरियल्म इस दुनिया से वैनिश हो चुका है। ये रियलाइज करके सभी के दिल बैठ जाते हैं और माहौल बहुत ही एंशियस हो गया था। अब इस तरीके से एक एक करके दिन निकलते रहते हैं। पहले 1 महीना गुजरता है, फिर 15 दिन और निकल जाते हैं। एक दिन की बात है जब गुयुआन स्टार रियल्म के एक बड़े से हॉल में मीटिंग कर रहे थे। इन सभी के कानों में एक बैंग की आवाज आती है। ये सभी हॉल के बाहर अपीयर होते हैं। इस समय पूरा सेंट्रल प्लेस भयानक तरीके से हिल रहा होता है और दूर आसमान में एक काले रंग की लाइट दिखाई दे रही थी। काफी जल्दी इसके अंदर से वो काली रोशनी चारों तरफ शूट होती है। एक ट्रांसपेरेंट कर्टन के शेप को लेती है और सेंट्रल प्लेस इसके अंदर कैद हो गया होता है। जब गुयुआन और बाकी के लोग ऐसे सीन को देखते हैं, इन सभी के चेहरों के रंग उड़ जाते हैं। जियान कहते लगता है हमने हंटियांडी के एम्बिशंस को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट कर दिया है। उसकी टारगेट बस सिर्फ ये डीटर की एम्ब्रोनिक पिल नहीं होती, बल्कि वो एक जेन्युइन डीटर को रिफाइन करना चाहता है और इस रिफाइन करने में इस्तेमाल होगा सेंट्रल प्लेस में रहने वाले सिटीजन्स की लाइफ का। और काफी जल्दी ये बात सही भी साबित हो गई थी। वो जो फॉर्मेशन आसमान में छाई होती है, उसके बीच में अपीयर होता है हंटियांडी का फिगर और फिर शुरुआत होती है मैसेकर की। सेंट्रल प्लेस के कई पूरे के पूरे शहर इस समय खून में बदल गए होते हैं और इनके अंदर की एनर्जी और फॉर्मेशन लगातार ऑब्जर्व कर रही थी। ऐसे सीन को देख के अलायंस की आर्मी गुस्से के मारे एकदम उबलने लगती है, लेकिन एम्ब्रोनिक डीटर मेडिसिन पिल से मर्ज होने की वजह से हंटियांडी बहुत ही पावरफुल हो चुका होता है। अब ज़ुकुन और गुयुआन मिलकर भी उसके मैच नहीं थे। गुयुआन कहते हैं क्योंकि हनक्लन इस तरीके से एक्शन ले रहा है तो फिर वो पूरे सेंट्रल प्लेस का दुश्मन बन चुका है। हमें सारे के सारे एक्सपर्ट्स को इकट्ठा करना होगा क्योंकि तब हम शायद उससे फाइट कर पाए। लेकिन बस बात ऐसी होती कि लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं होता। जैसे ही हंटियांडी 2D क्लास में ब्रेक थ्रू करेगा, सबका काम तमाम हो जाएगा। बस इसी समय बीच में आए थे ज़ुकुन। वो कहते हैं ऐसी बात नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया हो। उनकी आंखें जियान और बाकियों को देखती हैं। वो कहते हैं अगर हंटियांडी 2D क्लास में ब्रेक थ्रू कर सकता है तो फिर हम भी एक 2D को क्रिएट कर सकते हैं। अब ये कैसे होगा, चलो हम जानते हैं आगे के एपिसोड में। एक फाइटिंग गॉड को क्रिएट करना, ऐसा लगता है जैसे ज़ुकुन के इन शब्दों ने इस जाकी हवा को वहीं पे थमा दिया हो। अभी गुयुआन का मुंह भी खुला का खुला रह जाता है। वो स्टंट एक्सप्रेशन के साथ ज़ुकुन को देखते हैं। काफी समय तक एटमॉस्फेयर के सॉलिडिफाई होने के बाद लोग धीरे धीरे रिकवर होते हैं। अब भी लोगों को ऐसा लग रहा होता है कि ये सुन के दिमाग काम नहीं कर रहे। वो बहुत ही रेडिकुलस फील कर रहे थे। एक 2D को क्रिएट करना, भले ये शब्द ज़ुकुन के मुंह से बाहर आए हो, तब भी लोगों को इन पे भरोसा नहीं होता। पिछले 10,000 साल से इस पूरे 2D कॉन्टिनेंट में कोई 2D बन नहीं पाया। इसकी वजह सभी को समझ में आ गया है कि वो लेजेंडरी लेवल बहुत दूर है। ये इंजन अपने मुंह को खोल के बोलते तुम जोक कर रहे हो राइट। इस समय उनका गला सूख गया होता है। हालांकि इन शब्दों में पूरी तरह से डिसबिलीफ भरा होता है, लेकिन तब भी उनके दिल के अंदर एक छोटी सी उम्मीद की किरण जाग गई थी। इस समय कहा जा सकता है कि पूरे अलायंस की आर्मी पूरी तरह से डिस्ट्रक्शन के पास आ गई है। एक बार हंटियांडी 2D क्लास में एडवांस कर लेता है, वो सारी अपॉर्चुनिटीज को खो देंगे क्योंकि उस लेवल का विरोध कोई इंसान स्ट्रेंथ कर नहीं सकती है। लेकिन अगर ज़ुकुन सच बोल रहे हैं तो चीजों को बदलना सच में पॉसिबल होगा। जियान कुछ समय तक हेजिटेट करने के बाद अपने मुंह पे सही शब्दों को रख के बोलता है, एल्डर ज़ुकुन, ये समय मजाक करने का नहीं है। अगर ज़ुकुन के पास सच में कोई ऐसा मेथड होता तो इतने सालों तक वो इसी लेवल पे बने नहीं रहते। इस समय गुयुआन भी एकदम शांत थे। बस उनकी आंखें लगातार ज़ुकुन को देखती रहती हैं। वो देख रहे थे कि क्या ज़ुकुन के चेहरे पे कोई मजाक करने के साइन शो हो रहे हैं। सभी की आंखों में से डाउट को देख के ज़ुकुन के चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल आती है। वो कहते हैं तुम सभी बिल्कुल चिंता मत करो, मेरे पास तुम सभी के साथ मजाक करने का समय नहीं है। लगता है सच में ऊपर वाले का हमारे ऊपर आशीर्वाद है कि हमारी साइड में एक लीड 2D प्रोड्यूस हो सकता है। गुयुआन अपने सिर को हिलाते हुए बोलते हैं क्या आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हो। ज़ुकुन का सर ऊपर उठा था। उनकी आंखें देखती हैं उस हेवली फ्लेम स्क्वायर को जिसे वो एंशिएंट गॉड मैंशन से बाहर लेके आए हैं। वो काफी समय तक शांत रहने के बाद बोलते हैं एक्चुअली में एंशिएंट गॉड मैंशन की सबसे कीमती चीज वो डीटीआर एम्ब्रोनिक पिल नहीं है। जियान काफी गहरी सोच में चला जाता है। फाइनली उसकी उंगली पॉइंट करती है उस हेवली फ्लेम स्क्वायर की तरफ। वो कहते हैं एल्डर ज़ुकुन, क्या आप उस चीज की बात कर रहे हो। ये सुन के ज़ुकुन की आंखें रोल हो गई थी। वो कहते हैं वरना क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे पास इतना समय है कि मैं इतनी भारी भरकम चीज को बस फालतू में बाहर लेके आऊंगा। जैसे उन्होंने अपने हाथ को वेव किया था, सामने का एरिया फ्लक्चुएट होता है। इस समय सभी की आंखें चकाचौंध हो गई होती हैं। अगले
अगली बार जब सबकी आंखें खुलती हैं वो ह्यूज हेवली फ्लेम स्क्वायर के ऊपर अपीयर हो गए थे। हम जियान को चारों तरफ उन हेवली फ्लेम के स्क्वायर के खंभों को देखते हुए देखते हैं, लेकिन उसे कोई एनर्जी रिपल सेंस नहीं होती। काफी समय तक चारों तरफ देखने के बाद फाइनली उसकी आंखें उस बड़े से स्टैचू के ऊपर पॉज होती हैं। काफी देर तक तलाश करने के बाद भी बगल में खड़े लेइंग को भी यहाँ पे कुछ खास मालूम नहीं पड़ता। वो कहते हैं यहाँ पे क्या अलग है। जुकुन इस समय अपने दोनों हाथ पीछे करके खड़े थे। वो लगातार उस पहाड़ जैसी मूर्ति को देख रहे थे। जुकुन कहते हैं क्या तुम सभी तोशी एंशिएंट गॉड की आइडेंटिटी या फिर ओरिजिन को जानते हो। ये सुन के सभी लोग चौंक जाते हैं। सभी की आंखें एक दूसरे को देखती हैं, फिर सभी साथ में अपने सिर को हिलाते हैं। तोशी एंशिएंट गॉड बहुत ही पुराने एरा के थे। यहाँ पे सभी ने बस तोशी एंशिएंट गॉड के बारे में एंशिएंट टेक्स्ट में से पढ़ा हुआ है। उनकी पहचान या फिर बैकग्राउंड के बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता। गुयुआन जिनके चेहरे पे गहरी सोच वाला एक्सप्रेशन होता है वो कुछ बहुत ही पुराने रिकॉर्ड्स को याद करते हैं। वो कहते हैं जहाँ तक मुझे पता है तोशी एंशिएंट गॉड बहुत ही मिस्टीरियस थे। किसी को उनकी ओरिजिन के बारे में नहीं पता। उस समय के पीक एक्सपर्ट्स ने दूधी क्लास में ब्रेकथ्रू करने की पूरी कोशिश करी, लेकिन अल्टीमेटली कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। लेकिन तब भी न जाने कहां से एक अनजान तोशी एंशिएंट गॉड अपीयर हुए। गुयुआन कहते हैं कहा जाता है जब तोशी एंशिएंट गॉड दूधी क्लास में एडवांस हुए थे तो आसमान में 2 सूरज दिखाई देते हैं और ऐसा लगता है चारों तरफ तबाही फैल गई हो। आसमान से आग के नीचे वर्षा होती है। उस समय इस आग ने आधे से ज्यादा दूधी कॉन्टिनेंट को ढक लिया था। लेकिन दूधी क्लास में एडवांस करते हुए ऐसे भयानक से सीन को क्रिएट करने के बाद तोशी एंशिएंट गॉड फिर से गायब हो जाते हैं। और जिस तरीके से कॉमन सेंस की बात है कि वो एक्सपर्ट जो कि दूधी क्लास में एडवांस हुआ हो उसके हर एक क्लैन मेंबर की ब्लड लाइन एक्टिवेट हो जाएगी। कुछ ही समय में उन क्लैन मेंबर्स की स्ट्रेंथ रिलेटिवली टेरिफाइंग लेवल पे पहुंच जाती है और वो लोग जो कि दूधी ब्लड लाइन की पहली जनरेशन होते हैं सबसे ज्यादा फायदा उनका होता है। इस वजह से अगर तब कोई नया एंशिएंट क्लैन अपीयर हुआ होता तो सेंट्रल पेज में उसकी चर्चा जरूर होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। ये सुन के जियान की भौं सिकुड़ जाती है। वो कहता है दूसरे शब्दों में कहा जाए तो तोशी एंशिएंट गॉड की कोई क्लैन मेंबर्स नहीं होते। परहैप्स तब ऐसा कोई मौजूद ही ना हो जिसके पास तोशी एंशिएंट गॉड जैसी ब्लड लाइन हो। इस पूरे दुखी कॉन्टिनेंट में ब्लड लाइन का कंटिन्यू होना सबसे ज्यादा जरूरी माना जाता है और टॉप एक्सपर्ट्स पे खासकर ये बात लागू होती है। वो अपनी ब्लड लाइन को हमेशा कंटिन्यू रखना चाहते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि तोशी एंशिएंट गॉड अकेले क्यों थे। ये सुन के गुयुआन ने नोट किया था। वो कहते हैं हाँ ऐसा होना चाहिए, लेकिन हम इसकी पॉसिबिलिटी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि किसी ने उनके क्लैन मेंबर्स को ढूंढ नहीं पाया हो। उनकी आंखें देखती हैं जुकुन की तरफ। गुयुआन पूछते हैं क्या मेरी कही बात सही है। जुकुन कहते हैं काफी हद तक सही है। उस ह्यूज स्टैचू को देखते देखते अचानक से वो टॉपिक को चेंज करते हैं। वो कहते हैं हेवली फ्लेम रैंकिंग में टोटल 23 हेवली फ्लेम्स हैं। इन्हें इस दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट फ्लेम्स बोला जाता है। लेकिन क्या तुम उस हेवली फ्लेम का नाम जानते हो जिसे हेवली फ्लेम रैंकिंग में नंबर 1 पे रखा जाता है। अचानक से जियान की दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। औरों के बारे में तो छोड़ ही दो, जियान जिसके पास हेवली फ्लेम्स को लेकर बहुत ही अच्छी जानकारी होती है उसे भी हेवली फ्लेम रैंकिंग की नंबर 1 हेवली फ्लेम के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि वो नंबर 1 रैंक हेवली फ्लेम अपने नाम को ही नहीं रखती है। हेवली फ्लेम रैंकिंग में 23 हेवली फ्लेम्स है, लेकिन इसकी पहली पोजीशन पूरी तरह से खाली है। किसी को नंबर 1 हेवली फ्लेम के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, लेकिन बहुत सारे एल्केमिस्ट की इंस्टिंक्ट्स कहती हैं कि एक ऐसी हेवली फ्लेम जरूर होनी चाहिए जिसे नाइटी डिवोरिंग फ्लेम के ऊपर रखा जा सके। बस वो उसके बारे में जानते नहीं थे। ये कहा जा सकता है कि वो पहले रैंक वाली हेवली फ्लेम एक पजल है। इसे बहुत ही मिस्टीरियस और अनफेथमेबल कहा जा सकता है। इसे किसी ने कभी देखा नहीं। जियान पूछता है एल्डर जुकुन कि आपको हेवली फ्लेम रैंकिंग की नंबर 1 हेवली फ्लेम के बारे में सच में पता है। जियान के सवाल को सुनकर जुकुन के चेहरे पे एक अजीब सी स्माइल आती है। वो कहते हैं आखिर इस दुनिया में फर्स्ट रैंक हेवली फ्लेम कहाँ पे है। उनके ऐसे सवाल को सुनकर सभी का मुंह डब्बे की तरह खुला रह जाता है। ये सभी स्टूडेंट थे, लेकिन अचानक से सभी के दिमाग में ख्याल आता है कि उन्हें इस फर्स्ट हेवली फ्लेम के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो फिर क्या ये नंबर 1 हेवली फ्लेम बस एक मिथ है। जुकुन को सभी के दिलों के शौक के बारे में अच्छे से पता होता है। वो कहते हैं जैसे सारी जीव जंतुओं की सोल्स हैं, ये सेम रूल हेवली फ्लेम्स के ऊपर लागू होता है। फाइनली जुकुन की एक्सप्लेनेशन शुरू होती है। वो कहते हैं जहाँ तक मुझे पता है एक समय की बात है, इस दुनिया में एक फ्लेम एग्जिस्ट करती थी। ये हजारों सालों के बाद बन पाई थी। फिर कई हजारों सालों के बाद इसे सोल मिली और ये अनंत समय तक ट्रेन करती रही। इसकी वजह से इसके अंदर कुछ म्यूटेशन आते हैं, बेसिकली बदलाव आते हैं। सभी को पता होगा कि कोई हेवली फ्लेम जो कि म्यूटेट हो जाती है उसे उस जगह को छोड़ने बहुत ही परेशानी होती है जहाँ पे उसका जन्म हुआ हो। लेकिन ये फ्लेम अलग थी। सोचने की क्षमता को हासिल करने के बाद ये मैग्मा की सभी दिशाओं में घूमती है। हजारों सालों तक अंडरग्राउंड घूमने के बाद इसे सर्वाइव करने के लिए कई फ्लेम्स को डिवॉल्व करना पड़ा था। लेकिन जो फ्लेम्स इसके द्वारा डिवॉल्व करी गई थी उन सभी का नाम हेवली फ्लेम रैंकिंग में मौजूद है। इसने पूरी 21 फ्लेम्स को सॉल्व कर लिया था। जियान कुछ समय तक हेस्टेट करने के बाद बोलता है एनर्जी को डिवॉल्व करना ऐसी एबिलिटी तो बस नाइटी डिवोरिंग फ्लेम के पास है। जुकुन कहते हैं वो हेवली फ्लेम किसी छोटे से देश की तरह थी। भले उसकी पोजीशन काफी ज्यादा हाई हो, तभी तक का पलट कभी भी हो सकता है। एक हेवली फ्लेम का दूसरी हेवली फ्लेम को निगल जाना ये उनकी इंस्टिंक्ट्स होती हैं। लेकिन अगर नॉर्मली बात करी जाए तो फिर स्ट्रॉन्ग वीक को ईट करते हैं। जुकुन साय करके बोलते हैं फ्लेम का ये एक यूनिक एस्पेक्ट है। इस फ्लेम को पता होता है कि जब दूसरी फ्लेम को डिवॉल्व करना हो तो फिर खतरों को कैसे अवॉइड किया जाता है। इस वजह से ये फ्लेम पहले कमजोर फ्लेम्स को खाती है, फिर बहुत लंबे समय तक उन 21 हेवली फ्लेम्स को
कंज्यूम करने के बाद वो फ्लेम इतनी ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी कि नाइट ही डिवाइनिंग फ्लेम और प्योरीफाइड डिवाइन लूटर फ्लेम जैसे ओवरलॉर्ड्स भी उसके सामने अपने सिर को झुका ही सकते थे। इस एक्सप्लेनेशन को यहाँ तक सुनते सुनते जियान ठंडी सांसें भरने लगा था। इस दुनिया में हेवी फ्लेम्स को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, तो फिर 20 से ज्यादा हेवी फ्लेम्स को सॉल्व करना ये आखिर किस तरीके का कॉन्सेप्ट है। अगर इसकी जगह पे एक इंसान होता है तो फिर इतनी सारी हेवी फ्लेम्स को वो कैसे ढूंढेगा, और तो और इन सभी हेवी फ्लेम्स को सॉल्व करने की किसकी हिम्मत होगी। भले ही जियान अभी इतना पावरफुल हो चुका हो, तब ये काम उसके लिए भी इम्पॉसिबल जैसा है। इस समय ऐसा लगता है जैसे जियान के दिमाग में भी कई चीजें क्लियर हो गई हो। वो वेरीफाई करते हुए बोलता है, एल्डर ज़ुकुन, कि आपके कहने का मतलब ये है कि हेवी फ्लेम रैंकिंग की नंबर 1 हेवी फ्लेम अपना कुछ यूनिक नाम नहीं रखती है, बल्कि जो सारी की सारी फ्लेम्स को सॉल्व करने के बाद अंत में विक्टोरियस साबित होगा उसे ही नंबर 1 हेवी फ्लेम कहा जाएगा। ज़ुकुन कहते हैं लॉजिक तो कुछ ऐसा ही है, लेकिन अलग अलग हेवी फ्लेम्स को सॉल्व करने की वजह से दो फ्लेम्स एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट में आएंगी और इसका रिजल्ट सेल्फ डिस्ट्रक्शन होता है। इस वजह से जो भी इतनी सारी हेवी फ्लेम्स की डिवावरिंग को सक्सेसफुली सर्वाइव कर पाएगा उसके पास इस दुनिया की नंबर 1 हेवी फ्लेम कहलाने की क्वालिफिकेशन आ जाएगी। जियान चुपचाप से नॉड करता है। सिर्फ फ्लेम मंत्र का इस्तेमाल करके हेवी फ्लेम को रिफाइन करना ये पहले से ही बहुत ज्यादा डेंजरस है, तो फिर सिर्फ अपनी एबिलिटीज पर रिलाई करते हुए इन हेवी फ्लेम्स को निगलना कितना खतरनाक टास्क होगा। इसके असफल होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसा होने के बाद भी वो हेवी फ्लेम 21 तरह की नई हेवी फ्लेम को सॉल्व करने के बाद भी जिंदा रह पाई। ये कहना पड़ेगा कि इस तरीके का मिरेकल होता है जिस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर अभी तक के दुगी कंटेंट की पूरी हिस्ट्री को भी टटोला जाए तब भी कुछ ऐसा उदाहरण कहीं मिलने नहीं वाला। लेकिन कहते हैं सच में अनएक्सपेक्टेड बात है कि हेवी फ्लेम रैंकिंग की टॉप हेवी फ्लेम ऐसे सीक्रेट को हाइड करती है। हम सभी को सहाय करते हुए देखते हैं। साफ तौर पर नहीं पहली बार है जब वो उस फर्स्ट रैंक की हेवी फ्लेम के बारे में जान रहे हो कि वो कोई यूनिक फ्लेम नहीं है, बल्कि वो है एक ऐसी अल्टीमेट फ्लेम जो कि 22 तरह की हेवी फ्लेम से मिलकर बनी है। इस समय ज़ुकुन की आंखों में काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस आ गए होते हैं। वो कहते हैं जब वो हेवी फ्लेम सफल हो जाती है तो वो अपने आप को फ्लेम गॉड कहने लगता है। फिर हजारों सालों तक ट्रेन करने के बाद वो इस दुनिया में अपीयर होते हैं। जब वो फ्लेम गॉड सभी के सामने अपीयर हुआ था, इस दुगी कंटेंट में उसे एक और टाइटल मिलता है। हु की आवाज के साथ ज़ुकुन ठंडी सांस भरते हैं। एक बार फिर से उनकी वो इंटेंस आंखें वो सामने खड़े एंशिएंट गॉड के स्टैचू को घूरने लगी थी। उनकी वो बड़बड़ाती हुई आवाज जियान और बाकियों के कानों में इस तरीके से जाती है कि इन सभी को ऐसा लगता है जैसे इन सभी के दिमाग पूरी तरीके से एक्सप्लोड हो गए हो। ज़ुकुन कहते हैं उस समय लोग उन्हें तोशे एंशिएंट गॉड कहने लगे। यंजिन कहते हैं तोशे एंशिएंट गॉड हेवी फ्लेम रैंकिंग के नंबर 1 हेवी फ्लेम है। इस समय हेवी फ्लेम स्क्वायर पूरी तरीके से शांत हो चुका होता है। सभी के चेहरों पे काफी इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशंस होते हैं। इनके चेहरे कॉम्प्लिकेटेड थे। ये बिल्कुल इमेजिन नहीं कर पा रहे थे कि वो आखिरी दूधी जिसकी मिस्ट्रीज का कोई पार नहीं है, वो मैजिकल बीस्ट या फिर इंसान दोनों में से एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि वो फ्लेम से बना था। इस समय सभी कैसे शॉक को फील कर रहे हैं। ज़ुकुन को इसके बारे में अच्छे से पता होता है। वो कुछ नहीं बोलते, बस वो अपने सिर को उठा के उस बड़ी सी पत्थर की मूर्ति को देखते हैं। अचानक से एक एल्डर जिसका गला सूखा हुआ था वो अपने गले को रोल करके सलाइवा को सॉलो करता है। इस गल्प की आवाज को सुन के बाकी के लोग भी रिकवर होने लगे थे, लेकिन अब भी इन सभी की आंखों में से वो डिसबिलीफ गया नहीं होता। इस समय ऐसे शौक की वजह से गुयुआन भी उतने स्थिर दिखाई नहीं देते। वो कहते हैं ब्रदर ज़ुकुन कि आप जो कह रहे हो वो सच है। वो कई गहरी सांसें लेते हैं। ज़ुकुन हंस के बोलते हैं अगर हम उम्र की बात करें तो फिर तुम सभी मेरे ग्रैंडसन की जनरेशन से हो। आखिर इस दुनिया में ऐसा और कौन मौजूद है जो एंशिएंट इन्फॉर्मेशन को मुझसे अच्छे से जानता हो। ये सुन के सभी के मुंह कड़वे हो जाते हैं। इसमें ज़ुकुन बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे हैं। इस वजह से इनिशियल शॉक के बाद ये सभी धीरे धीरे इस सच्चाई को एक्सेप्ट करने लगते हैं। तभी गुयुआन फिर से टॉपिक को सबसे जरूरी बात पर ले जाते हैं। वो कहते हैं हाउएवर इस मामले और दूसरी क्लास में एडवांस करने के बीच में क्या रिलेशनशिप है। रिगार्डलेस तोशे एंशिएंट गॉड की ओरिजिन कैसे भी हो, अभी सबसे जरूरी चीज ये है कि उन्हें हंटी अंडी से फाइट करनी है। ज़ुकुन कहते हैं एंशिएंट गॉड मिशन में सबसे कीमती दो चीजें हैं। एक तो है वो डी-टियर की एम्ब्रोनिक पिल जिसे हंटी अंडी ने हासिल किया है, और दूसरा यहाँ तक बोलने के बाद ज़ुकुन पॉज हो जाते हैं। उनकी आंखें एकदम इंटेंस तरीके से 100,000 फीट के स्टैचू को देखते हैं। वो हर एक शब्द रुक रुक के बोलते हैं। दूसरी चीज है तोशे एंशिएंट गॉड के द्वारा छोड़ा हुआ डी एसेंस। इस समय सभी के दिल कांप गए होते हैं। ज़ुकुन हंस के बोलते हैं इसे तोशे एंशिएंट गॉड की इनहेरिटेंस कहा जा सकता है। ये एंशिएंट गॉड मिशन की सबसे वैल्यूएबल चीज है। अगर इससे कंपेयर किया जाए तो वो डी-टियर की एम्ब्रोनिक पिल थोड़ी सी पीछे रह जाती है। अगर हम इस डी एसेंस को हासिल कर लेते हैं तो फिर हम एक दूधी को प्रोड्यूस कर पाएंगे। उस समय भले ही हंटी अंडी उस डी-टियर की मेडिसिन पिल पे रिलाई करती हुई दूधी में एडवांस कर ले, तब भी हमें उसका कोई डर नहीं होगा। फाइनली ज़ुकुन की बातों को सुन के सभी की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई थी। ओरिजिनली इन सभी को ऐसा लग रहा होता है कि अब इनके पास विरोध करने की कोई क्षमता नहीं रही है, लेकिन आखिर किसने सोचा होता है कि चीजें ऐसे बदलेंगी। अभी गुयुआन का चेहरा भी एक्साइटमेंट से भर गया होता है। वो कहते हैं वो डी एसेंस कहाँ पे है और हम इसे कैसे हासिल कर सकते हैं, लेकिन ये कहने के बाद वो सेंस करते हैं कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। वो कहते हैं ब्रदर ज़ुकुन आप प्लीज हमें गलत मत समझना। यहाँ पे उस इनहेरिटेंस को हासिल
हासिल करने की सबसे ज्यादा क्वालिफिकेशंस आपके पास हैं। हम बस हन क्लैन से फाइट करना चाहते हैं, हमारी उस डी एसेंस को स्नैच करने की कोई इंटेंशन नहीं है। गुयुआन को ये बात अच्छे से पता होती कि अगर ज़ुगोन सही बोल रहे हैं तो फिर उस डी एसेंस से कुछ भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। गुयुआन को डर होता है कि उनके शब्दों की वजह से कहीं ज़ुगोन को ऐसा ना लगे कि कहीं वो डी एसेंस के पीछे है। ये सुनकर ज़ुगोन हंसने लगे थे। वे कड़वाहट से भरी आवाज में बोलते हैं, अगर मुझे ऐसा मौका मिलता तो फिर तुम्हें मुझसे ये कहने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ कि इस डी एसेंस को हासिल करने की अपॉर्चुनिटी मैं और किसी को इतनी आसानी से दे दूं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मैं इसे अब्सॉर्ब करके रिफाइन कर चुका होता। वो कहते हैं आखिर तोशी एंशिएंट गॉड की इनहेरिटेंस को इतनी आसानी से हासिल कैसे किया जा सकता है। मैंने पिछले हजारों सालों में हर एक एफर्ट लगाया है लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। ज़ुगोन की बातों ने गुयुआन को चौंका दिया था। वो एक पल के हेस्टेशन के बाद बोलते हैं, तो फिर क्या मैं जान सकता हूँ कि वो डी एसेंस कहाँ पे है। ज़ुगोन के कदम उस स्टोन स्टैचू की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। वो इसे थपथपाते हुए बोलते हैं, वो इनहेरिटेंस अंदर है लेकिन इसके अंदर कोई एंटर नहीं कर सकता। चाहे भले हम दोनों अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके इसके ऊपर हमला करें तब भी हम इस पत्थर की मूर्ति को तोड़ नहीं पाएंगे। इन दोनों की बातचीत को सुन के जियान की टोली स्टैचू को सराउंड कर लेती है। इन सभी के हाथ एंशिएंट गॉड स्टैचू को छूने लगे थे। ये स्टैचू एकदम खुरदुरा सा महसूस होता है लेकिन इसमें कोई अलग सी फीलिंग नहीं होती। वो चाहे कैसे भी इसे टच कर रहे हो उन्हें बिल्कुल नॉर्मल पत्थर की तरह लगता है। तभी ध्यान गया था बगल में खड़े लेइंग के ऊपर। अचानक से वो अपनी फिस्ट को क्लेंच करके बैंग साउंड के साथ स्टैचू में दे मारते हैं, लेकिन जियान और बाकी लोग तब स्टैंड होते हैं जब वो देखते हैं कि लेइंग की बॉडी करीब 1000 मीटर तक पीछे उड़ के गई है। वो जैसे जैसे खुद को स्टेबलाइज कर पाते हैं। इस सीन ने सभी के दिमाग के डाउट्स को मिटा दिया होता है। लेइंग के एक पंच से पहाड़ भी ढह जाए, लेकिन जब वही फिस्ट स्टैचू पे टकराती है तो उसमें बिल्कुल फ्लक्चुएशन क्रिएट नहीं होती, बल्कि उल्टी लेइंग की हालत खराब हो जाती है। ये चीज बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। इस समय गुयुआन की आंखों में भी सरप्राइज भर गया होता है। वो कहते हैं स्टोन स्टैचू को एक्चुअली में डी एसेंस प्रोटेक्ट कर रहा है। जब सभी ने पहले दो एंशिएंट में एंटर किया था कोई भी इस मूर्ति की कुछ खासियत को जान नहीं पाया। ज़ुगोन नॉड करते हैं। वो एक हेल्पलेस आवाज में कहते हैं, वो डी एसेंस स्टैचू के अंदर मौजूद है लेकिन इस पत्थर को तोड़ के उसे हासिल नहीं किया जा सकता। गुयुआन वॉइस रिकॉर्ड के बोलते हैं, शायद इसका कोई यूनिक मेथड होगा, लेकिन ये सुनकर ज़ुगोन अपने सिर को हिलाते हैं। वो कहते हैं शायद। कुछ समय तक और सोचने के बाद वो कहते हैं, और तो अगर कोई डी एसेंस को हासिल कर भी लेता है तब भी उसे सिंपली अब्सॉर्ब नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर कोई केयरलेस रहा तो उसे बैकलैश का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि तोशी एंशिएंट गॉड एक हेवली फ्लेम थे, कोई ऐसा व्यक्ति जो कि हेवली फ्लेम से बहुत ही क्लोज कनेक्शन को रखता हो उसके चांसेस ही ज्यादा होंगे। ये सुन के सभी स्टार्टेड हो जाते हैं। अगली पल में एक ही साथ में इन सभी की गर्दनें जियान की तरफ मुड़ जाती हैं। अगर हेवली फ्लेम से फेमिलियरिटी और क्लोजनेस की बात करी जाए तो फिर जियान सबसे अच्छा विकल्प है। गुयुआन भी नॉड करके बोलते हैं, हाँ जियान बिल्कुल सूटेबल है। उसकी प्योरिफाइड डिवाइन लोटस फ्लेम ने पहले से ही फ्लेम स्पिरिट बना ली है, उसके चांसेस सबसे ज्यादा हाईएस्ट होंगे। जब जियान अचानक से सभी का फोकस ऑफ अटेंशन बनता है वो भी स्टार्टल हो गया था। वो तुरंत ही बिटर आवाज में कहता है, मुझे लगता है हमें पहले इस बारे में सोचना चाहिए कि उस डी एसेंस को इसके अंदर से कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाए, क्योंकि बाकी की चीजें बाद में डिस्कस हो सकती हैं। ये सुन के सभी के चेहरों पे स्माइल आ गई थी। फिर सभी लोग वॉइस रिकॉर्ड के अलग अलग तरीकों के बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन काफी समय तक सोचने के बाद भी किसी को कोई भी हल नहीं मिलता। उस डी एसेंस को हासिल करने के लिए पहले किसी को स्टोन स्टैचू के अंदर जाना होगा, लेकिन इस मूर्ति की रखवाली वो एसेंस कर रहा है। इसके खिलाफ गुयुआन और ज़ुगोन भी कुछ कर नहीं सकते हैं। ये ऐसी गांठ बन चुकी है जिसे लोग खोल नहीं पा रहे हैं। अब जियान भी काफी गहराई से सोच रहा था, लेकिन उसके दिमाग में कोई सोल्यूशन नहीं आता। वो जस्ट गिव अप करने वाला था, तभी वेगल होकर उसके कंधे पे एक पिंक फायर अपीयर होती है। एक ही फ्लैश में लिटरली दिखाई देता है। बस बात ऐसी होती है कि इस बार की लिटरली की अपीयरेंस थोड़ी सी अलग थी। अब जब उसका चेहरा उस स्टोन स्टैचू की तरफ देख रहा होता है, इनमें अलग अलग इमोशंस दिखाई देते हैं। ये एक्सप्रेशन लिटरली के चेहरे पे पहले देखे नहीं गए थे। इस तरीके से लिटरली को देख के जियान भी चौंक जाता है। जब उसे तोशी एंशिएंट गॉड की आइडेंटिटी के बारे में मालूम पड़ा था तो उसे ये भी समझ में आ गया होता है कि तोशी एंशिएंट गॉड ने इस प्योरिफाइड डिवाइन लोटस फ्लेम को भी निगला होगा। इस वजह से इसके काफी ज्यादा हाई चांसेस हैं कि दोनों के बीच में रिश्ते बिल्कुल खराब हो। पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया जाता है लिटरली का। वो अचानक से कहता है, मैं स्टोन स्टैचू को खोल सकता हूँ। उसकी इस बात ने सभी के ध्यान को तुरंत ही अट्रैक्ट कर लिया था। ज़ुगोन और गुयुआन तुरंत ही जियान के बगल में अपीयर होते हैं। इन दोनों की आंखें इंटेंस तरीके से लिटरली की ओर फोकस हो जाती हैं। जियान एक चिंता से भरी आवाज में बोलता है, लिटरली क्या तुम ठीक हो? इस समय लिटरली को देख के जियान को ऐसा लग रहा होता है जैसे उसे बहुत ही पुरानी यादें याद आ रही हो। जियान की आवाज में से चिंता को सेंस करके लिटरली नॉड करता है। उसके चेहरे पे फिर से वो स्माइल आई थी। जियान जैसे फैमिलियर होता है। फाइनली उसकी चेहरे की स्माइल जियान को रिलीफ फील करवाती है। जियान कहता है, अगर ऐसी बात है तो प्लीज तुम भी एक बार ट्राई करो। अगर तुम ऐसा नहीं भी कर पाते हो तब भी तुम्हें अपने आप को फोर्स करने की जरूरत नहीं है। लिटरली ने फिर से एक बार नोट किया था। उसका ध्यान जाता स्टोन स्टैचू की तरफ और उसका छोटा सा शरीर ऊपर हवा में उड़ने लगा था। सभी की आंखों के सामने लिटरली का फिगर उस मूर्ति के दिल के पास आ जाता है। बहुत ही तेजी से लिटरली की बॉडी में से एक इंटेंस प्योरिफाइड डिवाइन लोटस फ्लेम फैलने लगी थी। ये एक फ्लेम लाइट फ्लेयर में बदल के उस स्टोन स्टैचू की तरफ शूट हो जाती है। जब फ्लेम की लेजर बीम उसमें शूट होती है, वो 100,000 फुट बड़ा स्टोन स्टैचू कई अजीब सी रिपल्स को बनाने लगता है। ये रिपल्स गोलाकार में फैल रही थी। जब ये पत्थर की मूर्ति जिसपे हर एक चीज का इस्तेमाल करने के बाद भी वो अनरिस्पॉन्सिव रहती
आती है उसमें ऐसे बदलाव को देखे सभी के चेहरों पे खुशी का पार नहीं रहता। इस समय स्टोन स्टैचू एकदम ट्रेम्बल हो रही थी। इसमें से हम की एक अलग सी फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है। अंत में तो सभी को एक ऐसा क्रीकिंग साउंड सुनाई दिया था जैसे ही पत्थर की मूर्ति हिल गई हो। इस स्टोन स्टैचू के चेस्ट के एरिया पे धीरे से एक होल बनने लगता है। अचानक से इस होल में से एक गर्माहट से भरी रोशनी फैली थी। ये किसी पतले से कंबल की तरह सभी के शरीर को ढक लेती है। जब ये हल्की सी गर्माहट से भरी ये पतली सी लेयर इन सभी के शरीर के ऊपर आती है, ये इंजन लेइंग और बाकियों के चेहरों के रंग तुरंत ही उड़ जाते हैं। बैंग बैंग की आवाज के साथ इनके घुटने जमीन से टकराए थे। ये सीन कुछ ऐसा होता है जैसे लाइट की इस पतली सी लेयर में एक बहुत ही अल्टीमेट लेवल का प्रेशर मौजूद हो। अभी लेइंग के ग्रुप के बगल में जो गुयुआन और जुकुन खड़े होते हैं, इनके शरीर भी आगे की तरफ झुक गए थे। इस मोमेंट में इनकी हड्डियों में से क्रीकिंग की आवाजें बाहर आ रही होती हैं और इन दोनों की पूरे चेहरे लाल हो जाते हैं। इन दोनों की खड़े रहने की हैसियत लंबे समय तक चलती नहीं है। कुछ ही समय के अंदर दोनों फाइनली एग्जॉस्ट हो जाते हैं। बूम की आवाज के साथ इन दोनों के घुटने भी जमीन से टकराए थे। इस समय बस जियान, जिसके शरीर को अलग-अलग हेवली फिल्म से ढक के रखा होता है, वही एक खोए हुए एक्सप्रेशन के साथ खड़ा रहता है। साफ तौर पे वो समझ नहीं पाता कि उसे टेरिफाइंग प्रेशर क्यों नहीं फील हो रहा। जुकुन, जिनका चेहरा एकदम लाल हो चुका होता है, वो दांती मीस के बोलते हैं, डैम तोश एंशिएंट गॉड। खैर, वो चाहे कितना भी स्ट्रगल करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा लगता है जैसे उनके सर के ऊपर किसी ने एक पहाड़ रख दिया हो। वो बिल्कुल हिल भी नहीं पाते। अभी गुयुआन के चेहरे पे भी एकदम कड़वाहट से भरा एक्सप्रेशन होता है। कुछ और समय तक हेल्पलेसली स्ट्रगल करने के बाद वो अपने आप को रिलैक्स कर लेते हैं। एक दूधी की पावर से सप्रेस होना ये उनके लिए बिल्कुल बेइज्जती की बात नहीं है। ये पतली सी रोशनी की परत एक बार पूरे स्क्वायर को ढकने के बाद पीछे जाने लगती है। फिर इसने एक लाइट रे में बदल के जियान, जो कि अभी तक खड़ा होता है, उसे पूरी तरह से रैप कर लिया था। अपने शरीर के ऊपर से इस रोशनी के हट जाने के बाद गुयुआन और बाकियों को खड़े होने का मौका मिल जाता है। लेकिन इस समय सामने के सीन को देख के इन सभी के चेहरों पे अलग अलग इमोशंस होते हैं। अभी जुकुन के चेहरे का एक्सप्रेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड था। वो कहते हैं, लकी फेलो, तुम सच में सबसे ज्यादा सूटेबल हो। जुकुन इस डिएसेंस को हासिल करने के लिए हर कोशिश कर चुके हैं और इसी वजह से उन्हें इस मेंशन के नीचे हजारों सालों तक दब के रहना पड़ा। लेकिन अनएक्सपेक्टेड बात है कि चीज एक्चुअली में जियान को चूज कर रही है। गुयुआन कहते हैं, जियान, लगता है हमें इस बार तुम पे रिलाई करना होगा। सीन कुछ समय के बाद का दिखाया जाता है। इस समय जियान की आंखें उस लाइट प्लेयर को देख रही होती हैं जिसने उसे ढक लिया था। उसकी आंखों में एक लॉस्ट एक्सप्रेशन होता है। न जाने क्यों, लेकिन जियान अब सेंस कर पा रहा है कि उसके शरीर की दुखी अब काफी अजीब तरह से फ्लक्चुएट होने लगी है। ये फीलिंग कुछ ऐसी होती जैसे इसे कोई अपना सा मिल गया हो। इसके बारे में कुछ समय तक सोचने के बाद जियान की आंखें अचानक से ब्राइट हो जाती हैं। अचानक से उसके दिमाग में बल्ब जल गया था। वो कहते हैं, हेवली फ्लेम की दुखी है। अभी जो जियान के शरीर की दुखी होती है, उसे फ्लेम मंत्र का इस्तेमाल करके कई हेवली फ्लेम्स को सॉलो करके बनाया गया है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स तोश एंशिएंट गॉड से काफी सिमिलर होते हैं। आखिरकार वो एक हेवली फ्लेम थे। जियान की ऐसी फीलिंग कोई ऐसी चीज नहीं होती जिसपे भरोसा नहीं किया जा सके। जब गुयुआन की आंखें उस लाइट प्लेयर को जियान को ढकती हुई देखती है, उनकी आंखों में भी लॉस्ट एक्सप्रेशन आता है। इस समय इस एंशिएंट गॉड की इनहेरिटेंस के सामने गुयुआन भी अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं। आखिरकार पिछले हजारों सालों से वो भी इसी लेवल का पीछा कर रहे होते हैं। गुयुआन कहते हैं, जियान, लगता है तोश एंशिएंट गॉड की इनहेरिटेंस ने तुम्हें चुना है। खैर, गुयुआन इस बात को भी समझते थे कि इसके ऊपर फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। एंशिएंट गॉड की इनहेरिटेंस अपने इनहेरिटर को खुद चूज करेगी। कुछ समय पहले की उस रोशनी की परत ने इन सभी को साफ तौर पर रिजेक्ट कर दिया होता है। खैर, जियान गुयुआन का सन इन लॉ भी है। अगर वो एक एलीट दोदी बन जाता है तो इसमें गुयुआन का कुछ खास नुकसान नहीं होगा। खैर, गुयुआन की बात को सुन के सभी की आंखों में एक एनवियस एक्सप्रेशन आता है, जिसे हिंदी में ईर्ष्या बोलते हैं। ये सभी जियान की तरफ हाथ कप कर करके उसे कांग्रेचुलेट करने लगे थे। खैर, भले इन सभी के बोलने की टोन में थोड़ी एनवी छिपी हो, लेकिन ये काफी खुश भी होते हैं। रिगार्डलेस एंशिएंट गॉड की इनहेरिटेंस कैसे चुनती है, कम से कम अब उनके पास ऐसी पावर तो होगी कि वो हंटियांडी से फाइट कर सके। जुकुन भी साय करके बोलते हैं, इस लक के ऊपर तो कुछ कहा नहीं जा सकता। वो कहते हैं, क्योंकि एंशिएंट गॉड की इनहेरिटेंस ने तुम्हें चुना है तो तुम्हें जल्दी से एक्सेप्ट करना चाहिए। जब तक तुम हंटियांडी से पहले दूसरी क्लास में एडवांस कर लेते हो, इस कैलेमिटी का भी अंत आ जाएगा। जियान कुछ समय तक हेजिटेट करने के बाद फाइनली नोट करता है। उसे वीक सिचुएशन के बारे में अच्छे से पता होता है। जैसे ही हंटियांडी उस डीटीआर की एम्ब्रोनिक पिल को एक जेन्युइन डीटीआर की पिल में रिफाइन कर लेता है, तो फिर उसके दूसरी क्लास में ब्रेक थ्रू करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे और इसके साथ ही अलायंस का डिस्ट्रक्शन भी पास आ जाएगा। जैसा हन क्लैन का कैरेक्टर है, उन्हें पूरे क्लैन को खत्म करने में भी बिल्कुल दया नहीं आती है। फाइनली जियान अपने दोनों हाथों कप करके सभी से डीप आवाज में बोलता है, आप सभी चिंता मत करो, मैं अपनी तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा। ये इंजन हंस के बोलते हैं, हाँ, जहाँ तक बात रही हंटियांडी और हन क्लैन की, तुम्हारे रिट्रीट से लौटने तक हम उन्हें ब्लॉक करने की पूरी कोशिश करेंगे। थोड़ी और देर तक सोचने के बाद जियान बोलता है, मैं इस इनहेरिटेंस स्क्वायर को हेवली टूम में ले जाना चाहता हूँ, वहाँ पे मुझे बाहरी दुनिया से ज्यादा समय मिलेगा। गुयुआन भी इस पे एग्री कर रहे थे। वो कहते हैं, हेवली टूम, हाँ, ये एक
अच्छा आइडिया है। उस जगह पे बाहरी दुनिया से कंपेयर किया जाए तो समय का फ्लो काफी धीमा होता है। इस तरीके से तुम्हें अतिरिक्त समय मिल जाएगा। अब जब ये मामला डिसाइड हो जाता है तो फिर जियान भी समय बर्बाद नहीं करता। वो अपने हाथ को वेव करके बोलता है चलो अब एक्शन लिया जाए। तुरंत ही आसमान में एक बहुत ही बड़ा स्पेशल क्रैक अपेयर हुआ था। ये किसी विशाल काय बीज की तरह अपने मुंह को खोल के उस पूरे स्क्वायर को निगल लेता है। जाते जाते जियान अपनी उंगली को फ्लिक करता है। हम एक जेड पीएस को गुयुआन की तरफ आगे बढ़ते हुए देखते हैं। वो कहता है अंकल गु, अगर अलायंस हार जाती है और कोई फाइट करने की हालत में नहीं रहता तो इस जेड पीएस को तोड़ देना, मैं तुरंत ही रिट्रीट से बाहर आ जाऊंगा। गुयुआन इस जेड पीएस को काफी ध्यान से रिसीव करते हैं क्योंकि जो जियान ने कहा है वैसा होना कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है। गुयुआन इस जेड पीएस की तरफ देख के बोलते हैं जुनर और बाकियों के इसके बारे में खुद खबर देता हूँ। उनकी आंखें जाके पॉज होती है जियान के ऊपर। वो कहते हैं अब सब तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। अभी लेइंग और बाकियों के एक्सप्रेशंस बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं। फाइनली सभी लोग एक बार फिर से जियान की तरफ दोनों हाथों को कप करते हैं। अगर जियान सफल रहता है तो फिर सिचुएशन बदल जाएगी, लेकिन अगर वो फेल होता है तो फिर शायद अलायंस का कोई मेंबर जिंदा नहीं बच पाएगा। हु की आवाज के साथ एक गहरी सांस छोड़ने के बाद जियान इन सभी के चेहरों को देखता है। सच में उसकी जिंदगी बहुत ही कठिन रही है। उसने जस्ट अपने फादर को रेस्क्यू किया होता है, लेकिन तुरंत ही इतना बड़ा भार उसके कंधों पे आ गया। खैर चाहे कुछ भी हो, लेकिन इस बार वो फेल नहीं हो सकता। एक आखिरी बार सभी की तरफ हाथ कप करके जियान की आंखें जाकर टिकती है उस बड़े से कल्डरन के ऊपर जिसने पूरे सेंट्रल बेस को घेर के रखा था। ये उसकी नजरें कल्डरन के बीच में जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे वहाँ पे खून का समंदर मौजूद हो और वहाँ पे एक इंसानी फिगर बैठा दिखाई देता है। खून के समुद्र में बैठे उस फिगर की तरफ देख के जियान कहता है हंटी हंडी, चलो देखते हैं कि उस स्टेज पे पहले कौन पहुंचता है। अगले पल में वो पीछे मुड़ के सीधे स्पेशल क्रैक में एंटर हो गया था और बहुत ही जल्दी हेवरी टूम का वो स्पेशल क्रैक थोड़ा सा विगल होके गायब हो जाता है। अब भी गुयुआन और बाकी लोग जो कि जियान को डिसअपीयर होते हुए देखते हैं, इन सभी ने अपने हाथों को क्लेंच कर लिया था क्योंकि आगे आने वाला समय इन सभी की एबिलिटी को टेस्ट करेगा। गुयुआन बड़बड़ाते हुए बोलते हैं उम्मीद करता हूँ कि जब तक जियान रिट्रीट से बाहर आए हम तब तक चीजों को संभाल पाएंगे। ये कह के वो बड़े से हॉल की तरफ चले जाते हैं और उनके पीछे बाकी के लोगों की भीड़ होती है। इस समय हॉल के अंदर गुयुआन एक के बाद एक ऑर्डर्स को इशू कर रहे होते हैं। इस पर पूरी अलायंस की आर्मी मूव करती है। सीन शिफ्ट होता है। आसमान की वो जगह दिखाई जाती है जहाँ पे खून ही खून मौजूद होता है। इस जगह पे एक बहुत ही डेंस ब्लडी सैंड होती है। उस खून के समुद्र में से एकदम भयानक लेवल की ऊर्जा बाहर आ रही होती है। इस खून के समुद्र में एक लाल रंग का कमल होता है और इस समय इस लोटस के ऊपर एक बालों को बिखराए हुए फिगर बैठा हुआ था। चारों तरफ की भयानक एनर्जी उसके पास इकट्ठी होती है, अंत में जाके उस फिगर के अंदर समा जाती है। अभी इस इंसान को देख के ऐसा लग रहा होता है जैसे इसके अंदर जाने वाली सारी ऊर्जा सीधा किसी ब्लैक होल में एंटर कर जाती है, क्योंकि वो एनर्जी जिसकी वजह से निर्दोषाएं एकदम एक्सप्लोड हो जाए वो बिना किसी परेशानी के उसके शरीर में फैल रही होती है। तभी वो ह्यूमन फिगर जो कि उस बड़ी लोटस में बैठा हुआ था, ऐसा लगता है उसने अचानक से कोई सेंस किया हो। वो एक हाँ की आवाज करते हुए अचानक से अपनी आंखों को खोल लेता है। इस समय वो आंखें एकदम खून से भरी होती हैं। इन्हें देख के एचएचओ की रूहें कांप जाएं। हंटी हंटी वॉइस उड़ के बोलता है ये रिपल। बस एक मोमेंट पहले ही उसके दिल में एक अजीब सा डर भर जाता है, लेकिन जब वो इस फीलिंग को ध्यान से ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है ये ऑलरेडी गायब हो चुकी थी। हंटी हंटी बड़बड़ाते हुए बोलता है क्या वो मेरी गलत फहमी थी। इस समय उसकी इस फॉर्मेशन ने पूरे सेंट्रल पेंस को ढक लिया होता है। भले ही उसने एम्ब्रियोनिक डीटर की मेडिसिन पिल से इनिशियल मर्जर कंप्लीट कर लिया हो, तब भी इस समय बहुत ज्यादा प्रेशर फील कर रहा होता है। अगर इस फॉर्मेशन को हंकाई की वो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मेंटेन नहीं कर रही होती तो इसके अभी तक चिथड़े उड़ चुके होते, क्योंकि हंटी हंटी को इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत होती है। वो सेंट्रल पेंस में होने वाली बाकी चीजों को ध्यान से ऑब्जर्व नहीं कर पाता। जब हंटी हंटी के दिमाग में बात चल रही होती है, एक ची आवाज के साथ उसके पीछे एक फ्लक्चुएशन अपीयर होती है। इसमें से बाहर आता है नाइटी डिवायरिंग फ्लेम। इस फ्लक्चुएशन को सेंस करके हंटी हंटी बिना पीछे मुड़े पूछता है इस समय क्लैन में क्या हो रहा है। नाइटी डिवायरिंग फ्लेम की आंखें पीछे से हंटी हंटी को देख रही थी। इनमें अचानक से एक अजीब सी लाइट फ्लैश होती है। वैसे ओरिजिनली उसका और हंटी हंटी का लगभग बराबर स्टेटस होता है, लेकिन जब से हंटी हंटी ने उस डीटर की एम्ब्रियोनिक पिल को हासिल किया है, दोनों के बीच की रिलेशनशिप काफी ओवर खबर हो गई है। खैर नाइटी डिवायरिंग फ्लेम के पास इसका कोई समाधान नहीं होता। वो लगातार इस चीज को सही सकता था। नाइटी डिवायरिंग फ्लेम बोलता है 10 लाख से ज्यादा डिसेंडेंट सिटीजन्स को उस ब्लड पूल में डाल दिया गया है, लेकिन तब भी वो इस फॉर्मेशन को मेंटेन करने के लिए काफी नहीं है। सीन शिफ्ट हुआ था हंटी हंटी की तरफ। वो एक इंडिफरेंट आवाज में कहता है हमने शी लिंग और याओ क्लैन से जिन जिन डिसेंडेंट सिटीजन्स को इकट्ठा किया है उन्हें भी उस ब्लड पूल में डाल दिया जाए, और अगर ये भी काफी नहीं होता तो हमारे क्लैन की और भी डिसेंडेंट सिटीजन्स का इस्तेमाल किया जाए। इस पिल के फाइनल स्टेप को कंप्लीट करने के लिए मुझे पर्याप्त ऊर्जा की जरूरत है। हंटी हंटी की बात को सुन के नाइटी डिवायरिंग फ्लेम चौंक गया था। वो कहता है कि हमें अपने क्लैन के डिसेंडेंट्स को भी उस ब्लड पूल में डालना होगा, लेकिन एल्डर्स इस पे जरूर ऑब्जेक्शन उठाएंगे। ये सुन के हंटी हंटी हंसने लगा था। वो एक हल्की सी आवाज में बोलता है उन विरोध करने वालों से कैसे डील किया जाता है ये तो तुम अच्छे से जानते हो। वो सामने का खून से रंगा हुआ कमल रोटेट हुआ था। तुरंत ही वो हंटी हंटी के खून से रंगी हुई आंखें एकदम कोल्ड
कोल्ड तरीके से नाइटी डिवारियम फ्लेम को देखती है। वो कहता है तुम्हें याद रखना होगा कि उस लेवल तक सफलतापूर्वक जाने के लिए मैं कोई भी कीमत चुकाने के तैयार हूँ, याद रखना कोई भी कीमत। वो कहता है अगर मैं फेल होता हूँ तो हनक्लैन डेफिनेटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा और तब तुम भी बचने नहीं वाले। उस नाइटी डिवारियम फ्लेम की आंखों में इस समय वो काले रंग की फ्लेम्स और भी फियर्स हो गई थी। वो अंत में जाके नॉड करता है। हंटी हंस के बोलता है तुम थोड़ा रिलैक्स करो, एक बार मैं उस लेवल तक पहुंच पाता हूँ तो मैं तुम्हारी ब्रेक थ्रू करने में पूरी मदद करूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें दिए जाने वाले टास्क को कंप्लीट करना होगा। नाइटी डिवारियम फ्लेम नॉड करके बोलता है ठीक है, तुम जैसा कहते हो मैं वैसा ही करूंगा। ये कहने के बाद उसकी बॉडी एकदम हवा के साथ गायब हो जाती है। वो जगह जहाँ से नाइटी डिवारियम फ्लेम का फिगर गायब हुआ होता है, अभी उस जगह को हंटी की आंखें काफी सेटिस्फेक्शन से देख रही थी, लेकिन उन आंखों में एक अजीब सा एक्सप्रेशन फ्लैश हुआ था। हनक्लैन आज तक नाइटी डिवारियम फ्लेम की वजह से सर्वाइव कर पाया है और ये पूरे हनक्लैन के लिए बहुत ही जरूरी चीज है। अभी क्लैन के एल्डर्स के दिलों में हनक्लैन का सबसे जरूरी फिगर कहीं न कहीं नाइटी डिवारियम फ्लेम बन चुका है। आखिरकार जब तक नाइटी डिवारियम फ्लेम एग्जिस्ट करता है, हनक्लैन के ब्लडलाइन की वजह से खत्म नहीं होने वाला। अगर एक सर्टेन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हनक्लैन के कुछ मेंबर्स की आंखों में हंटी भी नाइटी डिवारियम फ्लेम से जरूरी नहीं है। ऐसी बात नहीं होती कि हंटी इस सिचुएशन को समझता ना हो, लेकिन इसके रिगार्डिंग वो कुछ बोलता नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो जानता था कि पुराने हनक्लैन को अपनी ब्लडलाइन को मेंटेन करने के लिए नाइटी डिवारियम फ्लेम पे रिलाई करने की जरूरत थी, लेकिन इस तरीके की निर्भरता अब आगे से खत्म होने वाली है। तब नाइटी डिवारियम फ्लेम का हनक्लैन के लिए कुछ खास यूज नहीं रहेगा। हंटी हंस के बोलता है अगर मैं एक दूधी बन जाता हूँ तो मुझे एक अच्छी सी लाइफ फ्लेम को रिफाइन करने की जरूरत होगी। अभी उसकी वो खून से रंगी हुई आंखें एकदम डार्क और कोल्ड दिखाई देती हैं। उसके नीचे का वो लाल रंग का कमल फिर से घूमता है। उसकी वो दोनों आंखें फिर से बंद होती हैं और वो इनॉर्मस एनर्जी उसके शरीर में लगातार अब्जॉर्ब होने लगती है। लेकिन हंटी भी नोटिस नहीं करता कि जब वो पीछे मुड़ा होता है एक हल्का सा काले रंग का ग्लो फ्लैश हुआ था। इस खून के समुद्र में से वो छोटा सा फायर सीडलिंग गायब हो जाता है। वो नाइटी डिवारियम फ्लेम जो कि हनरियम से बाहर आ चुका होता है, इस समय वो सामने के 100,000 फुट के पूल को एकदम डार्क और कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ देख रहा होता है। इस समय चारों तरफ से लोगों को इस ब्लड पूल के अंदर फेंका जा रहा था। आसमान में वो चीखों की आवाजें जाती हैं। वो भी सिंचा कितना भी दर्दनाक हो, नाइटी डिवारियम फ्लेम के चेहरे पे कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं आती। हम उसकी एक उंगली के ऊपर उस ब्लैक फ्लेम को इकट्ठा होते हुए देखते हैं। तुरंत ही ऐसा लगता है जैसे उसका शरीर थम गया हो। वो अपने दोनों हाथों को क्लेंच कर लेता है और उसकी उन आंखों में एक कोल्ड एक्सप्रेशन फ्लैश हुआ था। अभी नाइटी डिवारियम फ्लेम क्या करने वाला है ये तो आई गेस 1-2 एपिसोड के बाद हमें मालूम पड़ेगा। अब बस हमारी इस बीटीडी की स्टोरी को खत्म होने बस 3 एपिसोड रह गए हैं। सो अब एपिसोड्स को मिस करने का बिल्कुल चांस ही नहीं बनता है। ऑफ कोर्स जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन नहीं किया है, हो सकता है अगले पार्ट को मिस करते हैं। वैसे हम इसका सीक्वेंस कुछ ऐसा रखने वाले हैं। अगला पार्ट होगा 20 मिनट का, फिर उसके बाद जो एपिसोड आएगा जिसे हम कहेंगे सेकंड लास्ट वाला एपिसोड, वो होगा अबव 30 वाला, और लास्ट वाले एपिसोड को हम फुल 45 to 50 के बीच में रखने वाले हैं। ऑफ कोर्स अगर वहां तक चला जाता है। आई होप इससे तुम्हारी क्यूरियोसिटी को थोड़ी सी शांति मिली होगी। इसी बात पे वीडियो लाइक हो जाना चाहिए, और ऐसा भी हो सकता है कि नेक्स्ट एपिसोड अपलोड करना ही भूल जाऊं। अब इसे धमकी समझो चाहे कुछ भी, लेकिन इस वीडियो में जम के लाइक चाहिए। ऑफ कोर्स जिनसे नेक्स्ट एपिसोड का वेट नहीं किया जा रहा है वो चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने पे आप अर्ली एक्सेस को एंजॉय कर पाओगे। यानी कि नेक्स्ट एपिसोड मिलेगा आपको आज ही शाम को, बाकी की आपकी मर्जी। ज्वाइन का ऑप्शन मिलेगा चैनल के होम पेज पे। अंटिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।